नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 गणित 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमें वर्ष 2024-25 के लिए दी गई है, तो चलिए आज हम इसके अध्याय 2 पूर्ण संख्याओं के अभ्यास को हम करेंगे। तो इस अध्याय में आपको समझना है पूर्ण संख्याएं। तो आप जानते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो पूर्ण संख्याओं को समझने के लिए सबसे पहले आपको प्राकृत संख्याएं समझना होंगी कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। तो आप जान लें कि जब हम वस्तुओं को गिनना प्रारंभ करते हैं तो हम 1 से प्रारंभ करते हैं, यानी गिनती करने वाली संख्याएं या गिनती वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे। तो 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, जो 1 से प्रारंभ होती हैं। अब आपको इसके बाद ये समझना है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो जब हम प्राकृत संख्याओं के समूह में जब हम 0 को शामिल कर देते हैं, प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल करने पर इस संग्रह को फिर 0 1 2 3 4 इस तरह से जब हम रूप में लिखते हैं, तो हमें फिर 0 शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। तो पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं और प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं। तो 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं और 0 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और विद्यार्थी इसमें जो लिखा हुआ है इसको आप एक एक अक्षर के साथ इसको पढ़ेंगे तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पर हमें 2 बातें और देखनी हैं। एक शब्द यहाँ पर आता है परवर्ती और एक शब्द आता है पूर्ववर्ती। तो आप समझ लें कि जो परवर्ती होता है वह होता है 1+। परवर्ती में हम 1 जोड़ते हैं और पूर्ववर्ती में 1 घटाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 1 का परिवर्ती 2, यानी जब हमने 1 में 1 जोड़ा तो हमें 2 मिला। 2 का परिवर्ती 3, जब हमने 2 में 1 जोड़ा तो 3 आ गया। 3 का परिवर्ती 4, 3 में 1 जोड़ा, परिवर्ती का मतलब है 1 जोड़ना है, तो 3 का परिवर्ती 4, 4 का परिवर्ती 5, 5 का परिवर्ती 6, 5 में 1 जोड़ दिया तो 6 मिल गया। तो आप परिवर्ती समझ गए होंगे। परिवर्ती का अर्थ होता है 1 जोड़ना। जैसे हम कह दें कि 50 का परिवर्ती क्या होगा, तो आप कह देंगे कि 50 में 1 जोड़ देंगे तो 51 आएगा। तो हम लिख देंगे कि 50 का परिवर्ती 51। अब आप इस पूर्ववर्ती को समझें। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पूर्व यानी पहले। तो इसके पहले जैसे इन्होंने लिखा है 100, तो 100 के पहले क्या होगा 99। तो 99 कब आया, जब हमने 100 में से 1 घटाया, 1 माइनस किया तो हमारा 99 आ गया। तो 99 का पूर्ववर्ती कितना होगा 98 होगा, क्योंकि जब हमने 99 में 1 घटा दिया तो हमें 98 मिल गया। तो पूर्ववर्ती का मतलब है पहले का, 1 अंक पहले का। 50 का पूर्ववर्ती 49, 10 का पूर्ववर्ती 9, 9 का पूर्ववर्ती 8। तो इस तरह से हम परवर्ती और पूर्ववर्ती को समझ गए। तो प्रश्न पहला देखते हैं कि एक फल विक्रेता ने 650 रुपये के आम खरीदे, वह उन्हें 799 रुपये में बेच दिए। तो फल विक्रेता को कितने रुपए का फायदा हुआ। देखो, फल विक्रेता ने जो खरीदे हैं, खरीदना मतलब क्रय मूल्य कहलाता है, 650 रुपये है, और बेचे हैं 799 रुपये में, यानी विक्रय किया है 799 रुपये का। इसका मतलब है कि फायदा हुआ है। खरीदा 650 में है, बेचा 799 में है, तो फल विक्रेता को क्या हुआ फायदा हुआ। तो हम कैसे बताएंगे, तो हमने लिखा
कि आमों का क्रय मूल्य 650 रुपये और आमों का विक्रय मूल्य 799 रुपये, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। तो हम लाभ बराबर लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 799 में जब हम 650 घटा देंगे तो हमें 149 रुपये प्राप्त हो जाएंगे, जो कि क्या होगा, फल विक्रेता को 149 रुपये का फायदा हुआ। अब हम प्रश्न दूसरा देखते हैं। मीना एक पंक्ति में 65 पौधे लगाती है, तो 125 पंक्तियों में कुल कितने पौधे लगेंगे। तो आप देखते हैं कि एक पंक्ति एक लाइन में 65 पौधे लगाती है, तो हमें 125 लाइनों में कितने पौधे लगेंगे। तो हम जानते हैं कि इसका गुणा कर देंगे। तो इसमें लिखेंगे कि चूंकि एक पंक्ति में पौधों की संख्या 65 है, इसलिए 125 पंक्तियों में पौधों की जो संख्या होगी वह 125 गुणा 65। तो हम इसका उत्तर बता देंगे कि 8125। अतः 125 पंक्तियों में कुल 8125 पौधे लगेंगे। अब तीसरा देखते हैं। 2405 और 1273 के योग में 1003 को जोड़िए। सबसे पहले हमें इनको जोड़ना है, तो हमने लिखा 2405 प्लस 1273 प्लस 1003। अब पहले हमने इनको जोड़ा, 5 3 8 और 7 की 7, 2 और 4 6 और 1 और 2 3, 3678 प्लस अब हम इन दोनों के जोड़ में 1003 को और जोड़ देंगे। तो हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें 4681 प्राप्त हो जाता है। और हम चाहेंगे तो इसको हम ऊपर नीचे रख के भी जोड़ सकते हैं। तो अब हम अभ्यास कार्य के पहले प्रश्न को करते हैं। संख्याएं 1 2 3 4 5 इस तरह से गणन अर्थात गिनती गिनने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं। तो जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं उनको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं, जो कि हमने पहले आपको समझाया था कि प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं। तो हम इसका उत्तर लिख देंगे बी, प्राकृत संख्या। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है, यहाँ ए में कहा गया है 2 + 0, तो आपका 2 आ जाएगा। फिर 0 में 2 का भाग देंगे, 2 से भाग 0 में देंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 2 × 0, 2 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। और 2 भागे 0, अब यहाँ हम 0 से भाग दे रहे हैं। जब देखो 0 से भाग देते हैं तो आपको इस तरह का एक चिन्ह मिलता है जिसको कहते हैं इन्फिनिटी, जिसको कहते हैं अपरिभाषित, यानी इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो ये आपको जब आप बड़ी कक्षाओं में 9-10 में पहुंचेंगे तब आपको इसका उपयोग और इसको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर आप केवल इतना समझ लें कि हम नीचे यानी 0 से हम कभी भी संख्या में भाग नहीं देंगे। अगर हम 0 से भाग देते हैं तो फिर वह परिभाषित नहीं रहेगा, वह अपरिभाषित हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते। तो डी हो जाएगा 2/0 और हम डी को भर देंगे। अब तीसरा प्रश्न आता है, निम्न में से सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो हमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या बतानी है। तो पूर्ण संख्या हम जानते हैं 0 से प्रारंभ होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी 0। अब हम 999 की पूर्ववर्ती तथा परवर्ती संख्याओं का गुणनफल है। अब देखो 999 की पूर्ववर्ती, तो 999 की पूर्ववर्ती क्या होगी, 999 की पूर्ववर्ती यानी उसके पहले की क्या होगी 998।
और 999 की परिवर्ती क्या होगी, परिवर्ती आपकी हो जाएगी 1000। जब हम 999 में 1 जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएगा, और 999 का परिवर्ती यानी पहले का तो हो जाएगा, पूर्ववर्ती में हो जाएगा 998। अब हमें क्या करना है, इनका हमें गुणनफल करना है। जब हम इनका गुणा कर देंगे तो इसमें इस वाली संख्या में 3 जीरो और शामिल हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 99 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,98,000। ये हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन बी को हम भर देंगे। अब 5वां प्रश्न आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या और उसकी परिवर्ती संख्या का गुणनफल सदैव होता है। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, वो हमने आपको अभी बताया था, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। और वो कहता है उसकी परिवर्ती, तो 0 का परिवर्ती इसमें 1 जोड़ देंगे, 0 में 1 जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमें इन दोनों का क्या करना है, संख्याओं का गुणनफल करना है। जब हम इनका गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 का गुणा हम किसी भी संख्या में करें, चाहे 0 का गुणा करें या 0 में गुणा करें, तो उत्तर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो हम इसका उत्तर बता देंगे कि आपका बी ऑप्शन 0, और हम बी को भर देंगे। इस प्रकार से हमने 5 प्रश्न को किया। अब हम प्रश्न 6वें को देखते हैं। ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है, क्योंकि आप कहेंगे कि 1 का पूर्ववर्ती तो 0 होता है, तो 0 पूर्ण संख्या में आता है, वह प्राकृत संख्या में नहीं आता है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से ही प्रारंभ होती है। और अगर हम 1 का पूर्ववर्ती बताएंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे, पूर्ववर्ती में 1 घटाते हैं तो 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा। तो 0 तो प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है, जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि पूर्ण संख्याओं के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनके हमें 2 उपयोग बताना है। तो पूर्ण संख्याओं के कोई 2 उपयोग, यानी वस्तु की लंबाई ज्ञात करने, दूरी या ऊंचाई मापने में। अगर हमें कोई वस्तु दी गई है तो उसकी हम लंबाई ज्ञात करेंगे, दूरी और उसकी ऊंचाई भी हम मापने में हम पूर्ण संख्याओं का उपयोग करेंगे। और दूसरा होता है तापमान मापने में भी हम पूर्ण संख्याओं का उपयोग करते हैं। अब प्रश्न 8 में हम देखते हैं, संख्या 998 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। अब हमें अगली 3 लिखना है, तो हम सब में 1-1 जोड़ते जाएंगे। तो 998 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं, तो हमने 998 में 1 जोड़ दिया तो 999 हो गया। अब 999 में हम 1 जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएगा। फिर हम 1000 में 1 जोड़ देंगे तो हमें 1001 मिल जाएगा। तो 998 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं 999, 1000 और 1001। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 9वां है, किसी रेडीमेड कपड़े बनाने की फैक्ट्री में एक वर्ष में 2,16,315 कमीजें, 1,82,736 पतलूनें तथा 58,704 जैकेटें बनाई गईं। अब तीनों प्रकार के कुल कितने वस्त्र बनाए गए, तो हम तीनों को जोड़ लेंगे। तो देखते हैं, कमीजें कितनी बनाई, 2,16,315। पतलूनें कितनी बनाई, 1,82,736। और जैकेटें कितनी है, 58,704।
तो हम इन तीनों को क्या कर लेंगे, एक एक करके जोड़ लेंगे, तो हमें मिल जाएगा 4,57,755। तो हम उत्तर में बताएंगे, अतः तीनों प्रकार के कुल 4,57,755 वस्त्र बनाए गए। अब 10वां प्रश्न देखते हैं। एक पूर्ण संख्या 25 में जोड़ी जाती है। एक पूर्ण संख्या 25 में जोड़ी जाती है तथा फिर वही संख्या फिर 25 से घटाई जाती है। तो इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्याओं का योग लिखिए। देखो, एक पूर्ण संख्या में यानी पूर्ण संख्या में 25 में जोड़ी जाती है, एक पूर्ण संख्या 25 में जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 25 से घटाई जाती है। तो इसका अर्थ तो ये हुआ, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि एक पूर्ण संख्या 25 में जोड़ना, तो 25 में एक पूर्ण संख्या हमने जोड़ी तो 25 से कितना हो गया, 26। अब वही संख्या 25 से घटाना है तो हम 25 से घटाएंगे, तो हमें 25 में से घटाएंगे 24। फिर हमें इन दोनों संख्याओं का क्या करना है, योग करना है। तो इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्याओं का योग 26 + 24 मिलाकर के हो गया 50। अब मान लीजिए हम इसको दूसरे प्रकार से करें। हमने मान लिया कि x जो है एक पूर्ण संख्या है, तो हम पहले तो हम 25 में क्या करेंगे, पूर्ण संख्या जोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे, 25 में एक पूर्ण संख्या हम माइनस कर देंगे। फिर हमें इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 और 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और ये प्लस का x और ये माइनस का x, तो ये 0 आएगा। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हम मान के भी कर सकते हैं, माना कि वह पूर्ण संख्या x है और हम इस तरह से इसको हल कर लेंगे, या जिस तरह से हमने किया है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न कहता है कि 2 अंकों की एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी पूर्ववर्ती संख्या 1 अंक की हो। तो हम बता देंगे कि 10 ऐसी संख्या है क्योंकि 10 2 अंकों की संख्या है और 10 का पूर्ववर्ती 9 होगा जो 1 अंक की संख्या होगी। इस तरह से हम इसका उत्तर लिख देंगे। अब 12वां प्रश्न कहता है कि अंक 1, 2, 4 तथा 5 को केवल एक बार प्रयोग करते हुए 4 अंकों की ऐसी संख्या लिखिए जिसके पहले और अंतिम अंक को बदलने पर, हमें किसको बदलना है, पहले और अंतिम अंक को बदलने पर वह 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हम देखते हैं, हमें जो अंक दिए गए हैं, अंक 1, 2, 4 और 5 का प्रयोग करके बनने वाली संख्या कितनी, 4125 है। ये हमने संख्या बना ली। अब प्रश्न कहता है यदि 4125 के पहले और अंतिम अंक, पहला 4 है और अंतिम 5 है, तो पहले और अंतिम अंक को बदलने पर अगर हम 4 और 5 को बदलते हैं तो बनने वाली संख्या 5124। 5 आगे चला गया, 4 पीछे आ गया, तो 5124 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। क्योंकि 4 का नियम होता है कि यदि संख्या की इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर इकाई और दहाई से जो संख्या बन रही है वह 24 है, जो 4 के गुणज में भी आती है और 4 का इसमें भाग चला जाता है। तो हम बता सकते हैं कि यह संख्या 5124 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से
हम अगले प्रश्न को देखते हैं। जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग में से कौन सी संक्रिया किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं में लागू करने पर सदैव पूर्ण संख्याएं प्राप्त नहीं होती? कारण बताइए। अब आप देखेंगे कि इन चारों में से कौन सी संक्रिया किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं में लागू करने पर सदैव पूर्ण संख्याएं प्राप्त नहीं होती? भाग संक्रिया किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं पर लागू करने पर सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। जैसे अगर हम 1 में 2 का भाग दें, 2 से भाग जब हम 1 में देंगे तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, तो 2 पंचे 10, 0.5 आ गया। तो ये 0.5 ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो हमने कारण भी बता दिया। और कभी कभी अधिकतर घटाने में भी ये ऐसा हो सकता है जो कि हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती। भाग में तो हम देख ही रहे हैं। अब 14वां प्रश्न आता है। फरवरी 2023 में सभी दिवस सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 4 बार आए थे। कब? फरवरी 2023 में। क्या फरवरी 2024 में भी सभी दिवस 4 बार आएंगे? हाँ या नहीं? कारण बताइए। तो हम बता देंगे हाँ, सभी दिवस 4 बार आएंगे, क्योंकि फरवरी 2024 में 29 दिन होंगे। फरवरी के 2024 में 29 दिन होंगे। इस तरह से फरवरी 2024 में भी ये सभी दिवस 4 बार आएंगे। अब हम अंतिम प्रश्न देखते हैं, 15वां। अंकों 1, 7 एवं 0 का उपयोग करते हुए अधिकतम मूल्य निर्धारित कर रुपयों में लिखिए, जिसे आप अपनी गुल्लक में डालना चाहते हैं। प्रत्येक अंक का उपयोग एक ही बार किया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि हमें 1, 7 और 0 का उपयोग करते हुए अधिकतम कीमत वाली संख्या लिखनी है। तो आप देखेंगे कि अंकों का 1, 7 एवं 0 का उपयोग करते हुए अधिकतम जो मूल्य होगा वह 710 रुपये होगा, जिसका हम केवल एक ही बार उपयोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले अध्याय को पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए आप कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।